नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा, जहां पर हम ज्योतिष को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयत्न करते हैं। आज का प्रकरण है मित्रों कि सितंबर 2025 का महीना कैसा जाएगा। मित्रों, महीने की शुरुआत में ही पहले ही हफ्ते में 7 सितंबर को 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है आपकी अपनी ही राशि में। तो आपकी अपनी राशि में ग्रहण लगने का सेंस यह हुआ कि आपका सारा का सारा कॉस्मोस इन्फ्लुएंस हो जाएगा उससे। सिर्फ एक भाव नहीं, पहला भाव ही नहीं, जो आप हैं पहला भाव, आपका ही तो धन है, आपकी ही तो वाड़ी, आपका ही घर, आपका सुख, आपका पैसा, आपका भाग्य, तो पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर ही इस इन्फ्लुएंस में है ग्रहण के। अब ग्रहण 7 सितंबर को है तो इसका अर्थ ये नहीं कि 7 को ही कुछ घटित होगा। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कुछ ऐसा आज भी हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस आपको सितंबर में 6-7 या उसके बाद भी दिखे, राइट। तो वो इवेंट क्रिएट होने से ऐसा नहीं कि सेम डे ही कोई इवेंट होगा, आप जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो ग्रहण का इन्फ्लुएंस आप पे बढ़ेगा। क्या होगा ग्रहण में? पहली चीज़, धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठ, फरेब बढ़ सकता है। आप भी कर सकते हो, आपके साथ भी हो सकता है। एक्स्ट्रा इमोशनल होकर डिसीजन ले सकते हो, सेंटी हो सकते हो, रो सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, मदिरा या अन्य चीज़ों में लिप्त हो सकते हो। तो सबसे पहले खान पान, स्वास्थ्य, बातचीत, एटमॉस्फेयर, माहौल और विचारों का विशेष ध्यान रखिए। कुछ गलत कहीं से नहीं होने पाए, इवन आज भी नहीं होने पाए, कल भी नहीं होने पाए, मैं तो कहूँगा कभी नहीं होने पाए। जैसे ग्रहण आए या नहीं आए, आपको शनि परेशान नहीं करेगा। शनि की राशि है आपकी, राइट। तो ये तो बात हो गई ग्रहण की। आपको ग्रहण के बारे में जो शास्त्र बताते हैं वो ये है कि ग्रहण लगने से लगभग 9 घंटे पहले हमें अन्न त्याग देना चाहिए, वर्जित है, बच्चों, बूढ़ों और रोगियों को छोड़ करके। तो 9 घंटे पहले नहीं छोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पहले जितना आप कर सकते हैं फास्टिंग आप प्लीज़ कर लीजिएगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद यानी कि नेक्स्ट डे सुबह उठ करके ही आप पहले नहाने के बाद ही कुछ ग्रहण करने की चेष्टा करिएगा, ठीक है। ये तो हो गया। दान कर दीजिएगा, ग्रहण को दान करना अति आवश्यक होता है। सुबह सुबह दान कर दीजिएगा। गरीब ब्राह्मण को या किसी भी निर्धन को भोजन कराना और चैरिटी करना, उसके बच्चे की फ़ी भर देना, कुछ भी आपके पास धन बल जो भगवान ने सामर्थ्य दिया है उसके बेसिस पे जो आप कर सकते हैं नीडी लोगों की, ज़रूरतमंदों की, वो बहुत ही बेहतर काम करेगा ग्रहण के लिए। उसमें एक मात्रा ऐड कर लीजिएगा सफ़ेद चीज़ों का दान, जिनमें चावल भी हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा। भगवान शंकर को अभिषेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वो तो रोज़ करना है, लेकिन ग्रहण को तो बहुत मस्त है। और इस महीने सिर्फ एक ग्रहण ही नहीं है, 2 ग्रहण है। एक 7 को है चंद्र और 21 को है सूर्य। तो 21 वाला ग्रहण बहुत परेशान नहीं करेगा आपको, आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में पड़ेगा और भारत में दृश्यमान नहीं है, विजिबल नहीं है, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो भारत में विजिबल नहीं वो आपके लिए भी इन्फ्लुएंस कम से कम करेगा, ठीक है। आयुष्य भाव है, मृत्यु भाव है, सडन लॉस, सडन गेन, परिवर्तन का भाव है। अब ग्रहण लगे, विश्व में कहीं भी लगे, एक खगोलीय घटना है, कॉस्मोस के हम भी पार्ट हैं, तो इन्फ्लुएंस तो होना ही होना है। कोई फर्क नहीं पड़ता भारत में है या नहीं है, लेकिन अगर भारत में नहीं है तो इन्फ्लुएंस कम से कम होना है, राइट। ये बिल्कुल वैसा है कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई, आपको आघात पहुंचा, उस दुर्घटना से दूर हुई है, आपकी जान पहचान कम से कम है तो कम तकलीफ होती है, नज़दीक हुई है तो तकलीफ ज़्यादा होती है ना। तो ऐसा है कि ग्रहण का इम्पैक्ट तो है लेकिन कम से कम रहेगा सूर्य ग्रहण का। लेकिन 21 को भी सूर्य ग्रहण की चीज़ें, जो दान की बात हमने चंद्रमा में करी वो भी कर दीजिएगा, और चावल की जगह पर सूर्य ग्रहण में गेहूं का दान कर दीजिएगा। भले ही वो 100 दाना ही क्यों नहीं हो, 1 पाव ही क्यों नहीं हो, 1 किलो ही क्यों नहीं हो, यथाशक्ति आप दान कर दीजिएगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जोर देकर कहता हूँ कि कोई भी दशा, कोई भी ग्रह, कोई भी फल, कोई भी घटना आपके कर्म फल के हिसाब से ही आपके जीवन को इन्फ्लुएंस करती है। तो कर्म नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्मणः। नियत कर्म, उचित कर्म, जो पोटेंशियल आपको ईश्वर ने दिया है वो कर्म करते रहिए, अपना 100% ज़रूर देते रहिए। उसी के हिसाब से ग्रहों का इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट लाइफ पे आता है और आता रहेगा। अब ग्रहण के अतिरिक्त बात कर लेते हैं दृष्टियों की, अन्य चीज़ों की। जैसे कि ग्रहण में हमने बात करी आपके इमोशनल फेल्योर की या इमोशनल इम्बैलेंसेस की, तो क्या क्या हो सकता है। बिकॉज फर्स्ट हाउस में राहु देख कहाँ रहा है, पंचम भाव को। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, प्रेम का, पूर्व भाग्य का, ठीक है। तो अब प्रेम में उद्विग्नता हो सकती है बिकॉज राहु है। गुरु भी अतिचार अवस्था में है, हालांकि गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में है। अथक परिश्रम करा के आपको चीज़ों को रीगेन करने में हेल्प करते हैं। जो लोग एक बार फेल हो चुके हैं रीगेन कर सकते हैं अपने पोजीशंस को, ऐसा स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। तो प्रेम में उद्विग्नता बहुत ही घातक हो जाएगी आपके लिए। सोच समझकर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पे डिसीजन लीजिएगा, खासकर ग्रहण के तिथियों में तो कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखें। बड़े ट्रैवल, अब कोई अर्जेंसी नहीं हो तो
किसी का हॉस्पिटल में प्रॉब्लम चल रही है तो वो वेट नहीं करेगा ग्रहण है तो मैं कल कराऊंगा, सर्जरी होनी है तो होनी है, दैट्स इट। तो अपनी अर्जेंसीज को देख लीजिए, और अगर टालने लायक हो तो ग्रहण के दिनों को कुछ बड़े महत्वपूर्ण टास्क या डिसीजन टाल दीजिएगा। और अगर देखा जाए तो पंचम भावस्थ गुरु, अतिचार अवस्था में गुरु, राहु का इम्पैक्ट गुरु पर, चांडाल दोष जैसा दृष्टि संबंध बनना और गुरु अपने नक्षत्र में होकर बली होना, तो इस दुष्परिणाम को या दुष्प्रभाव को मिनिमाइज कर रहे हैं। मिनिमाइज करने की अवस्था में संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि कोई भी हानि आपकी हो रही है, प्रेम संबंध में धोखे मिल रहे हैं तो जल्दी मिल जाएंगे। बहुत लंबा खींच के बहुत बड़े ब्रेकअप्स होने की संभावनाओं को गुरु बैलेंस करेगा। बैलेंस करने का सेंस गुरु वो करेगा जो उचित है आपके लिए, है ना। उचित क्या है, ठीक क्या है, ये शायद मैं और आप नहीं जानते हो आज, लेकिन फिर पीछे मुड़ के देखने पे चलता है पता कि यार पीछे वाला ब्रेकअप सही था, वो व्यक्ति सही नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं था, वो मोमेंट ठीक नहीं था। तो ये चीज़ें ठीक होने की संभावना यहाँ पर बनती दिख रही हैं। हालांकि बहुत कुछ हमें सेम टाइम पे पेनफुल लगता है। फॉर एग्जांपल कोई जॉब नहीं मिली, हम रो रहे होते हैं कि यार जॉब मिलनी चाहिए थी, उससे बड़ी जॉब, उससे बड़ा बिजनेस हम बाद में क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर लगता है कि वो जॉब नहीं मिली, अच्छा था, मिलती तो शायद ये नहीं हो पाता। तो कुछ व्यक्ति वस्तु स्थान अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो चिंता मत करिए, ये समय पर गुरु आपका अनिष्ट नहीं कर रहा है, उचित करने की चेष्टा में है, ठीक है। अब 5th हाउस हमने देखा, 7th पे शादी वाले इम्पैक्ट पे जो लोग वैवाहित हैं उनके संबंधों में कुछ कड़वाहटें या फिर स्वास्थ्य की दिक्कतें पत्नी के साथ बनी रह सकती हैं। सावधान रहिए और विशेषकर उनके खान पान का ध्यान दिया जाए जिससे चीज़ें बेहतर हो सकें। 9वें भाव पर 13 सितंबर के बाद मंगल पहुंच जाएंगे। राहु मंगल को देखेगा, सेम इम्पैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी दोनों क्रिएट करेंगे। एंगर टेम्परामेंट आपका बढ़ सकता है, ट्रैवल्स आपके बढ़ सकते हैं। भाग्य भाव में मंगल जो है बहुत अच्छे उपयोग तो नहीं देगा आपको, लेकिन ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं, यात्राएं आपकी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो बिल्कुल यात्रा करिए और सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि अंगारक योग जैसे दुष्परिणाम, पिशाच योग जैसे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ वाहन से चोट संभव है, सावधान रहिए और बिल्कुल ट्रांजिट धार्मिक यात्राएं करते रहिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। दूसरे घर में बैठे हुए हैं शनि, आपके अपने लग्न के लॉर्ड जो हैं वक्री अवस्था में हैं, तो लग्न को भी इन्फ्लुएंस में लिया हुआ है। लग्न को इन्फ्लुएंस में लेने के कारण यथा राहु तथा शनि, है ना, तो राहु शनि का इम्पैक्ट आपको दोनों को एक साथ मिल रहा है। वर्तमान में कुछ धीमापन आपने देखा होगा पिछले महीने से ही, कि जिस तरह का प्रोग्रेस आपने स्टार्टिंग से देखा, अभी कुछ धीमापन दिख रहा है कार्य में, व्यवसाय में, स्वास्थ्य में भी कुछ ग्लिचेस भी दिख के आ रही हैं, बातचीत में ग्लिचेस निकल के आ रही हैं। खैर बहुत लंबा समय नहीं है, 138 डेज़ के लिए ही शनि वक्री हुए हैं, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, तो फिर से स्पीड हम रीगेन कर लेंगे। यद्यपि शनि का फर्स्ट भाव में आना बुरा नहीं है, या फर्स्ट भाव की तरफ रुख करना बुरा नहीं है, बिकॉज वक्री हैं तो दूसरे घर में बैठ के वो उल्टा देख करके फर्स्ट भाव पहले भाव को भी इन्फ्लुएंस में ले रहे हैं, तो बुरा नहीं है आपके लिए। हार्डवर्क, परिश्रम कराएंगे आपसे और डिले कर सकते हैं लेकिन डिनाई नहीं करेंगे। सो ये थोड़ा सा ब्रेक का समय है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक शॉर्ट ब्रेक भी लें, 1 हफ्ते का लें, 2 दिन का लें, कहीं पे घूमने जाएं, ये बिल्कुल करें। जब खुद के साथ टाइम देंगे तभी चीज़ें बाहर निकल के आ पाती हैं, तभी योजनाओं पर काम हो पाता है। योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो सुबह उठना है, खाना है, पीना है, नहाना है, धोना, ऑफिस जाना है, टाइम निकल जाएगा, राइट। लेकिन जब आप टाइम लेते हो खुद के साथ तो वहाँ आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच पाते हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ बैठे हुए शनि 1, 2, 3 थर्ड एस्पेक्ट 4th हाउस पे देंगे। 4th हाउस पे शनि का एस्पेक्ट और मंगल का भी वहाँ एस्पेक्ट पड़ेगा। झगड़े होने की संभावना है, माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें, माता से भी कुछ अग्रेशन आप दिखा सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, निर्णयों में थोड़ी सावधानी बरतें और सुख समृद्धि के साधनों में अंगारक योग ना बनने दें, मंगल शनि का इम्पैक्ट ना बनने दें। इसका अर्थ ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग में घर संबंधी, सुख संबंधी, वाहन संबंधी डिसीजंस में केयरफुल रहें। इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान में रख के करें, कितना कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, बिकॉज मति भ्रम है आपकी, इल्यूजन का टाइम है, 1.5 साल तक रहेगा। चीज़ें आप देखेंगे नहीं, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे, फियर है, इनसिक्योरिटी है, डाउट है, सेल्फ डाउट है, ये सब 1.5 साल के लिए बना हुआ है। राहु ये सब करता है, लेकिन राहु वंडर्स भी देता है, राहु लिमिटलेस है, तो वंडर्स भी होंगे और बुद्धिमत्ता की कमी भी देखी जाएगी। तो बुद्धिमत्ता की कमी का अर्थ ये हुआ कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। याद है आपको ना, भगवद गीता भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब व्यक्ति की चेतना खत्म हो जाती है, बुद्धि खत्म हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो व्यक्ति जीवित ही मृत के समान हो जाता है। इसलिए सोचिए, चंद्रमा को ठीक करिए, ब्रेन को ठीक करिए, रोज़ सुबह डीप ब्रीथिंग करते रहिए, जिससे मन शांत हो, न्यूरॉन्स आपके ठीक चलें और आपके डेटा बेहतर प्रोसेस हो रहा हो।
हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हों, स्ट्रेस लेवल कम से कम रहे, आपकी बुद्धि भी ठीक रहेगी, बुद्ध भी ठीक रहेगा और आपका चंद्रमा भी। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल आपके 4th हाउस में नहीं बनने दें। सुख भाव के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, केयरफुली टाइम लेके करें, कोई बहुत जल्दी नहीं है। और शनि का 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके अष्टम पे, जहाँ पे ग्रहण लगेगा सूर्य का, तो वो 21 के आसपास का वो फेज थोड़ा सा आपको चिंताजनक हो सकता है, जहाँ पर सूर्य भी रहेंगे। तो सूर्य शनि के दृष्टि संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए दान बिल्कुल करें और हार्डवर्क से पीछे नहीं हटें। 10th एस्पेक्ट शनि का पड़ेगा आपके लाभ के भाव में। लाभ के भाव में कोई भी ग्रह, चाहे पाप ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, अच्छा परिणाम ही देता है, तो बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपके धन के लॉर्ड जब एस्पेक्ट देते हैं लाभ के भाव में, तो दीर्घकालिक लाभ हम देखते हैं। आप में से काफ़ी लोग घर, गाड़ी, पैसा, मकान लॉन्ग टर्म के लिए कर लोगे इस शनि, इस राहु के ट्रांजिट में, ये बात तो तय है। खासकर 2.5 साल के शनि के ट्रांजिट में ये बात तो तय है। धीरे धीरे 7.5 का फेज भी आपका निकल रहा है और धीरे धीरे करके आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलेंगे। गुरु का एस्पेक्ट जो कि 5th हाउस पे आपके बैठे हुए हैं, आपके 9th को भी इंफ्लुएंस मिल रहा है, जहाँ मंगल जाएगा 13 सितंबर के बाद में। अब गुरु का वो एस्पेक्ट तो काफ़ी शुभ है, कुछ चीज़ों में आपका भाग्य आपका साथ देगा और गुरु 18 अक्टूबर तक यही रहने वाले हैं। सो ये सिर्फ सितंबर ही नहीं, 18 अक्टूबर तक आपका लक, आपका भाग्य भाव साथ देगा। यानी कि कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं या कुछ घटनाएं हो रही हैं, आप ये मान के चलें आपके लिए उचित हैं, इसलिए बेहतर हो रही हैं। डिले हो रहे हैं, उचित है वो डिले हो जाने दीजिए, बहुत उद्विग्न मत होइए। गुरु भी आपके लाभ के भाव को देख रहे हैं, तो शनि और गुरु का द्विग्रही गोचर है इस फेज में। इसका अर्थ ये होगा 18 अक्टूबर से पहले पहले आपके जीवन में कुछ बड़े वंडर्स या बड़े लाभ भी होने की संभावनाएं बनती दिखी हैं इस साल। आप में से काफ़ी लोगों ने किया भी होगा, आप में से काफ़ी लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, फिर भी कर लेंगे, कुछ तो बेहतर करेंगे जिनका, क्योंकि मैं सिर्फ अभी गोचर की बात कर रहा हूँ और गोचर ही 100% नहीं है। ये गोचर इन ग्रहों की स्थिति कुंडली में क्या है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और उस बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये गोचर कितना शुभ या कितना पावरफुल आपके लिए है। यहाँ पर स्थितियाँ शुभ दिख रही हैं, कुंडली में भी अगर शुभ हैं तो अच्छे परिणाम, नहीं शुभ हैं तो मिक्स परिणाम, प्लस माइनस, राइट। तो गोचर के सिद्धांत से, द्विग्रही गोचर के सिद्धांत से आपका लाभ भाव तो जागृत है। लाभ भाव जागृत, शनि का एस्पेक्ट, गुरु का एस्पेक्ट पढ़ने से आप ये मान के चलें कि कुछ बड़े लाभ तो आप इस ट्रांजिट में करने वाले हो, शनि और गुरु के इस ट्रांजिट के बीच में। तो गुरु का 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 9th एस्पेक्ट सभी बड़े शुभ हैं आपके लिए। 9th एस्पेक्ट तो आपके लग्न पर पड़ रहा है, जहाँ पे राहु है। अभी तक राहु के नक्षत्र में गुरु था, अब गुरु स्व नक्षत्र होकर बली हो चुका है, राहु को देख रहा है, तो राहु बहुत मनमानी नहीं करने पाएगा। यानी कि जो इल्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, उद्विग्नता क्रिएट हुई है, अभी थोड़ी कम हो सकती है लाइफ में। अब ये अलग बात है कि आप थोड़ा स्लोनेस भी देख रहे होंगे इस फेज में, है ना। उद्विग्नता और स्लोनेस गुरु का इम्पैक्ट है। गुरु बहुत प्लस माइनस क्रिएट नहीं करता, शुभ ग्रह है, उचित ग्रह है, आपके लिए बढ़िया करने का प्रयत्न करता है, बहुत मैक्सिमम मिनिमम गुरु क्रिएट नहीं करता। गुरु के बाद आपके 6th हाउस में शुक्र बैठे हैं, आपके विदेश भाव को देख रहे हैं। विदेशी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, आकाशीय यात्राएं भी कर सकते हैं, घर, गाड़ी, पैसा, मकान पे खर्चा भी कर सकते हैं, लग्जरी पे पैसा खर्चा कर सकते हैं। शुक्र संबंधी रोग भी हो सकते हैं, UTI, पाइल्स, खान पान अगर नहीं ठीक है तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्टमक के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, गुप्तांगों के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, तो उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। 15 सितंबर तक सूर्य रहेंगे आपके 7th हाउस में। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छे संबंध नहीं है, वैवाहिक संबंधों में कड़वाहटें बनी हुई हैं, लेकिन सूर्य फिर चले जाएंगे अष्टम में, तो वैवाहिक संबंधों में फिर भी केतु तो रहेगा ही, एक पाप ग्रह फिर भी रहेगा, लेकिन जो फायर एलिमेंट एक्टिव हुआ था वो ट्रांजिट हो जाएगा, राइट। तो सूर्य की ये दृष्टि फिर आपके 2nd हाउस को जाएगी, जहाँ पे शनि बैठे हैं। थोड़ा, क्योंकि ये सारे ग्रह छोटे ग्रह हैं, छोटे गोचर होते हैं, मतलब हर महीने ट्रांजिट कर लेते हैं सूर्य, हर 2.25 दिन में कर लेते हैं चंद्रमा, तो ये ट्रांजिट्स बहुत दीर्घकालिक परिणाम तो नहीं देते। लेकिन सितंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सितंबर की बात करते समय हमें ये बात नहीं भूलनी है कि इस समय आपकी वाणी में थोड़ी कटुता या ओज निकल सकता है, जो अग्रेशन है वो निकल सकता है। तो सावधान रहें और अपने कुटुंब में, अपने परिवार में उचित संबंधों को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी पर विशेष कार्य करें। साथ में प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में आपको लाभ दिख सकता है, कुछ क्रय विक्रय भी हो सकता है प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों का, खासकर पैतृक संबंध होगा, पैतृक प्रॉपर्टी का, जो घर, गाँव वगैरह वगैरह में अपनी ज़मीनें रही हों, वहाँ कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा हो तो वहाँ कुछ लाभ दिखने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। मंगल के एस्पेक्ट की बात करें तो 13 सितंबर तक तो रहेंगे आपके अष्टम में, वहाँ से वो 1, 2, 3, 4 आपके लाभ भाव को करेंगे, तो अगेन लाभ भाव जागृत है। उसके बाद चले जाएंगे जब ये नेक्स्ट हाउस 9th हाउस में, तो वहाँ से आपके विदेश भाव को जागृत करेंगे। खर्चा बढ़ सकता है, लड़ाइयाँ झगड़े बन सकते हैं और हॉस्पिटल्स में हड्डी वगैरह टूट सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, सावधान रहें वाहन चलाते समय। साथ में सब 4th के बाद 7th एस्पेक्ट इनका पड़ेगा आपके 3rd हाउस पे। सो अच्छी कंडीशन में यदि है मंगल
तो आपका स्वास्थ्य, आपके भाई बहनों के साथ संबंध, ये सब बिल्कुल ठीक रहेगा। अग्रेशन दिख सकता है परिवार में, कुटुंब में, उसको ध्यान रखिएगा। लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा हुआ है, तो पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा होने की स्थिति में आपके कार्यों में दिक्कतें नहीं होंगी, आपके इच्छाओं में दिक्कतें नहीं होंगी, आप कार्य करने के लिए अग्रसर रहेंगे ही रहेंगे। तो ग्रहण के टाइम पे किसी निर्णय से बचें, खासकर इंपॉर्टेंट डिसीजन से बचें। महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रखें, खासकर सूर्य ग्रहण के समय में। कन्या राशि में ग्रहण लग रहा है, तो संभल के रहें वो टाइम पे। कुछ व्यर्थ के क्लेश होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, परिवार में भी दिख रही हैं। और झूठ फरेब धोखाधड़ी आपके साथ होने की संभावनाएं चंद्र ग्रहण से लग सकता है, बन सकता है, सावधान रहें। दो बड़े इंपॉर्टेंट ओकेजन भी हो रहे हैं। पितृपक्ष की शुरुआत आपके 7 सितंबर से हो रही है और पितृपक्ष खत्म होते ही नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो माता की कृपा और पूर्वजों की कृपा के लिए पहली चीज़, इस पितृपक्ष में एक तीर्थ स्नान कर लीजिएगा। श्राद्ध का कार्य शुरू हो रहा है। जो भी पितृपक्ष की समस्याओं से दूर रहे हैं, पितृ संबंधित पितृदोष से जूझ रहे हैं, उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि श्राद्ध या फिर जो भी अपने पुरोहित जी से बात कर सकते हैं आप कि किस तरह का श्राद्ध आपके लिए आवश्यक है, चाहे वो त्रिपिंडी है या किसी अन्य तरह का है, तो श्राद्ध भी अवश्य कर लीजिए। और कुछ विधि विधान होते हैं, कहाँ पे करना है, घर पे, तीर्थ में, ये भी करने की आवश्यकता पड़ती है। तीर्थ स्नान करना बड़ा सही रहेगा आपके लिए। और नवरात्रि में माता का पूजन विधिवत करें, बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। तो मित्रों, ये था आपका पूरा का पूरा सितंबर 2025। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, क्रक्स निकाल के बताएं, तो स्टार्टिंग के फेज़ में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर है। 11-12 के आसपास चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर ग्रहण का समय जो सूर्य का होगा, जो आपको डेट बताई गई हैं, आप सावधान रहें, उपाय बताए गए हैं वो करिए। और पितृपक्ष और नवरात्रि में जो भी आपको पूर्व चीज़ों को लेकर दिक्कतें हो रही हों, पुत्र संबंधी, शिक्षा संबंधी, कार्य बनते बिगड़ते हों, तो एक बार पितृ का दर्शन पूजन बहुत आवश्यक बन जाता है, वो भी कर लिया करिए। बाकी रूटीन्स, रिचुअल्स फिक्स रखें। आप शनि के जातक हैं, शनि से दृष्ट हैं और शनि ही आपके लॉर्ड होते हैं, तो हार्डवर्क, रूटीन्स, रिचुअल्स, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेंस में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। शनि का अगर आपको एस्पेक्ट चाहिए तो हार्डवर्क करते रहिए, पीछे मत हटिए। ईश्वर कराएंगे भी, शनि कराएंगे भी। तो बाकी तो कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है, बस थोड़े इमोशनल इम्बैलेंसेस आपके दिख रहे हैं, वैवाहिक संबंधों की दिक्कतें बनती दिख रही हैं, और पत्नी के स्वास्थ्य में इश्यूज़ दिख रहे हैं, प्रेम संबंधों की दिक्कतें दिख रही हैं, शिक्षा संबंधी चीज़ों में आपको सफलता मिल सकती है, और ट्रैवल्स आपके बन सकते हैं। ट्रैवल्स आप करिए। मोटा मोटा धन लाभ के लिए ये महीना भी बुरा नहीं है। 18 अक्टूबर तक का फेज़ आपके लिए अच्छा है। जितने प्रयत्न कर सकते हैं, इच्छाओं को बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, महत्वाकांक्षा ला सकते हैं लाइए, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। प्रयत्न करते रहिए, ईश्वर आपका साथ देंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही मित्रों। उपाय आपको बता दिए गए हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।